गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सत्यम पब्लिक स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी का जो 29 नंबर का चैप्टर है मानव में रासायनिक समन्वय, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं मानव में रासायनिक समन्वय। देखिए, मानव में रासायनिक समन्वय क्या होता है कि मानव को अपनी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं और अपना जो क्लाइमेट है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके चलना पड़ता है। अगर हम क्लाइमेट के साथ सामंजस्य करके नहीं चलते हैं तो अपना शरीर काम नहीं करता है। तो मानव को अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए प्लस क्लाइमेट के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली आती है नर्व, जिनको हम तंत्रिकाएं कहते हैं, प्लस दूसरी आती है इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन दोनों चीजों के बगैर हम जैविक क्रियाओं को कंप्लीट नहीं कर सकते, प्लस वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। वातावरण के साथ और जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों चीजों का जो सम्मिलित अध्ययन होता है उसको कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी मेन चीज है कि इसके बगैर हम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है कि मानव को अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों और नर्व की जरूरत पड़ती है। इन दोनों का जो सम्मिलित अध्ययन होता है उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। अब मेन चीज हमें पढ़नी है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अपना जो मेन टॉपिक है रासायनिक समन्वय के अंदर, उसके अंदर हमें पढ़नी है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, यहां तो नाम आ गया एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी। अंतःस्रावी के अलावा भी कुछ ग्रंथियां होती है। तो ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, पहले उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। ग्रंथियां, ग्लैंड, ग्रंथियां, ग्रंथियां होती है तीन प्रकार की, तीन टाइप की होती है। पहली ग्रंथि होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथियां। दूसरा प्रकार आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनको हमें अभी पढ़ना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और तीसरा प्रकार आता है मिश्रित ग्रंथियां। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। तीनों में अंतर क्या है वो अंतर भी हम देखेंगे। सबसे पहले इनके एग्जाम्पल कि बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल कौन सा है, अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथियां कौन सी होती है और मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती है। सबसे पहले बात करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो यकृत ग्रंथि होती है, जो लीवर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, वो एक प्रकार की बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की, पैराथायराइड ग्रंथि की, थाइमस ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि की और जनन ग्रंथि की। मिश्रित ग्रंथि ये होती है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्लैंड बोलते हैं इसको, अग्नाशय ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये भी, अग्नाशय ग्रंथि। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां होती है। अब बहिर्स्रावी क्या होती है, अंतःस्रावी क्या होती है और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियों की। बहिर्स्रावी ग्रंथियां, प्रत्येक ग्रंथि क्या छोड़ती है, एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है, जिसको हार्मोन कहते हैं। चाहे वो बहिर्स्रावी ग्रंथि हो, अंतःस्रावी ग्रंथि हो या मिश्रित ग्रंथि हो, प्रत्येक ग्रंथि एक लिक्विड स्राव छोड़ती है, उसका सिक्रेशन करती है, जिसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां क्या करती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो तरल पदार्थ का सिक्रेशन करती है, उस तरल पदार्थ का सिक्रेशन करने के लिए इनको नलिकाओं की आवश्यकता होती है, इनको नलिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये अपना हार्मोन नलिकाओं में छोड़ती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अपना हार्मोन छोड़ने के लिए किसी प्रकार की नलिकाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको ट्यूबलेस डक्ट भी कहते हैं।
मिश्रित ग्रंथि होती है वो दोनों प्रकार की होती है, उसमें बहिर्स्रावी भी आ जाती है, अंतःस्रावी भी आ जाती है। मीन्स कि ये अपना हार्मोन नलिकाओं में भी छोड़ सकती है और बिना नलिकाओं के साथ ये सीधे रुधिर में भी मिला सकती है। तो हमें यहाँ पढ़ना है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसका जो तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की। देखिए अंतःस्रावी जो तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो अंतःस्रावी शब्द है, अंतःस्रावी शब्द सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे क्लॉड बर्नौड, क्लॉड बर्नौड ने 1855 ईस्वी में दिया था। अंतःस्रावी जो शब्द है वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक क्लॉड बर्नौड के द्वारा सन 1855 ईस्वी में दिया गया था। और अंतःस्रावी का जो जनक होता है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, वो बोलते हैं थॉमस एडिसन को, थॉमस एडिसन। ये दो चीजें, ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभार इसमें गलती हो जाती है कि क्लॉड बर्नौड ने 1855 में केवल अंतःस्रावी शब्द दिया था, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन थॉमस एडिसन ने किया था सर्वप्रथम। इसलिए जो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी का जनक किसको कहा जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, थॉमस एडिसन को कहते हैं। यहाँ दोनों अलग अलग है। क्लॉड बर्नौड इसने अंतःस्रावी शब्द दिया था, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किसने किया था, थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने अध्ययन किया, इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन। ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं कि हार्मोन, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां तरल स्राव छोड़ती है, वो स्राव कहलाता है हार्मोन। ये हार्मोन क्या होते हैं, सबसे पहली बात छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी बात करते हैं। हार्मोन ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये हार्मोन। पहली बात पूछ ले कि हार्मोन किस भाषा का शब्द है, बायोलॉजी में ऐसी चीजें पूछी जाती है, तो हार्मोन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरी बात, सर्वप्रथम हार्मोन की खोज, हार्मोन की खोज सर्वप्रथम स्टार्लिंग और इसके साथ में एक वैज्ञानिक और था, वेलिस। अगर आप वेलिस ध्यान नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको स्टार्लिंग नाम जरूर ध्यान रखना है। हार्मोन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, स्टार्लिंग और वेलिस ने की थी। कौन सी सन में, 1905, 1905 ईस्वी में हार्मोन की खोज की थी। हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने। और पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया था इसके द्वारा, सिक्रीटिन, सिक्रीटिन। ये सिक्रीटिन हार्मोन की खोज इन्होंने की थी, स्टार्लिंग और वेलिस ने। हार्मोन शब्द दिया स्टार्लिंग ने, जबकि पहला हार्मोन खोजा गया कौन सा, सिक्रीटिन। ये सिक्रीटिन हार्मोन स्टार्लिंग के साथ में वेलिस और आया था, उन दोनों ने मिलकर सिक्रीटिन हार्मोन की खोज की थी, लेकिन ज्यादा मान्यता स्टार्लिंग के नाम को दी जाती है। तो दो बातें हो गई हार्मोन की, कि हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द है, हार्मोन की खोज सन 1905 में स्टार्लिंग ने की। पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया, सिक्रीटिन। तीसरी बात हार्मोन की, हार्मोन प्रथम रासायनिक संदेशवाहक, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से, रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग पर पहुंचकर, लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस
उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं, उपापचयी क्रियाओं का नियमन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है हार्मोन की, कि हार्मोन क्या करते हैं। हार्मोन फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं, प्रथम रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग पर पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। अगर हार्मोन की आपको परिभाषा पूछे कि हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपको यह डेफिनेशन लिखनी है कि हार्मोन प्रथम केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उस लक्ष्य अंग की उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है हार्मोन की। फर्स्ट केमिकल मैसेंजर होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर में मिलते हैं और रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचकर ये उस लक्ष्य अंग की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। अब कैसे करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं इसका छोटा सा, कि हार्मोन लक्ष्य अंग तक कैसे पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां ये कोई एक ऑर्गन है, ये कोई एक ऑर्गन है, ये अंग है, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये हार्मोन छोड़ेगी, हार्मोन छोड़कर हार्मोन को कहां पहुंचना है, लक्ष्य अंग तक पहुंचना है, लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं को इसको नियमन करना है। तो लक्ष्य अंग तक पहुंचने के लिए इसको ब्लड की आवश्यकता होती है। यहां सबसे पहले इन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि ने ये हार्मोन छोड़ा, ये क्या है, हार्मोन। ये हार्मोन सबसे पहले रुधिर वाहिनी में मिलेगा। किसमें मिलेगा, रुधिर में। ये रुधिर वाहिनी है। ये हार्मोन सबसे पहले कहां जाएगा, रुधिर में। रुधिर में जाने के पश्चात ये लक्ष्य अंग तक पहुंचता है और लक्ष्य अंग तक पहुंचकर वहां की उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है, का नियमन। अंतःस्रावी ग्रंथि ने हार्मोन छोड़ा, हार्मोन ब्लड के माध्यम से निर्धारित अंग तक पहुंचता है, निर्धारित अंग तक पहुंचने के पश्चात उस अंग की उपापचय क्रियाओं का क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये जो आपकी डेफिनेशन है, ये इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हो कि हार्मोन फर्स्ट रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं का क्या करते हैं, नियमन करते हैं। ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि थी, इसने कोई हार्मोन छोड़ा। हार्मोन पहले कहां मिलेगा, रुधिर में। रुधिर के माध्यम से वो लक्ष्य अंग तक पहुंचता है और लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं का ये नियमन करता है। ये तीसरी बात है हार्मोन की। पहली बात की हार्मोन ग्रीक भाषा का शब्द था। दूसरी बात खोज उसने स्टार्लिंग ने की 1905 ईस्वी में, पहला हार्मोन सिक्रेटिन खोजा गया। फिर इसकी डेफिनेशन आ गई कि प्रथम रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होकर रुधिर के माध्यम से लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। नेक्स्ट बात हार्मोन की। हार्मोन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये। हार्मोन होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, ये शरीर में अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, अल्प मात्रा में स्रावित, अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। घुलनशील हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं और शरीर में अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हार्मोन का शरीर में संग्रह नहीं होता है, मतलब ये स्टोर नहीं होते हैं शरीर में। स्टोर हार्मोन होते हैं, लक्ष्य अंग तक पहुंचकर उसकी उपापचय क्रियाओं को नियमन कर लेते हैं, उसके पश्चात उस अंग पर ये संग्रहित नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि हार्मोन का शरीर में संग्रहण नहीं होता है। लेकिन बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अपवाद हर चीज में होता है। एक ऐसी ग्रंथि है जिस ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो शरीर में क्या होता है, संबंधित अंग के पास उसका स्टोर होता है। नोट लगा के आपको ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन
शरीर में संग्रहित होता है। ये बात ध्यान रखना, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो शरीर में क्या होता है, संग्रहित होता है। जब ये हार्मोन अपना काम कर देते हैं, उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल नियमन कर लेते हैं उनका, उसके पश्चात ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर, यूरिन के साथ इनका शरीर से बाहर क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। ये 4-5 बातें आपको हार्मोन की ध्यान रखनी है। एक तो डेफिनेशन ध्यान रखनी है, उसके पश्चात ये ध्यान रखना है कि हार्मोन जल में घुलनशील होते हैं, हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं, अल्प मात्रा में स्रावित होने के पश्चात हार्मोन का शरीर में संग्रहण नहीं होता है। इसमें अपवाद आपको ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन का शरीर में क्या होता है, संग्रहण होता है। ये छोटी सी बात है हार्मोन की। अब हमें एक एक ग्रंथि पढ़नी है कि कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है। उससे पहले हमें हार्मोन के बारे में जानकारी लेनी थी कि हार्मोन क्या होते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रंथि एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो हार्मोन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हार्मोन की खोज किसने की, पहला कौन सा हार्मोन खोजा गया, उस हार्मोन की खोज किसने की थी, हार्मोन की परिभाषा क्या होती है, हार्मोन क्या क्या कार्य करते हैं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम चलते हैं ग्रंथियों के पास। कौन कौन सी शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनको पहले हम एक आउट डायग्राम बना के उनको इंडिकेट करेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, कौन से ऑर्गन के पास स्थित होती है। उसके पश्चात हम एक एक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो डायग्राम होता है, आउट डायग्राम आपको बनाना है। आउट डायग्राम के अंदर सबसे पहले ब्रेन से चलिए। ब्रेन के अंदर आपकी होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास ही होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। फिर पीयूष के पास होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। देखिए, आपको मानव का जो आउट डायग्राम है, उस आउट डायग्राम के अंदर आपको इनकी स्थिति का बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहां स्थित होती है। कभी कभार प्रश्न 2 नंबर का ये पूछ लेते हैं कि मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों को मानव चित्र में चिन्हित कीजिए। चिन्हित का मतलब उसका डायग्राम बनाकर उनको बताना होता है कि कौन सी ग्रंथि कहां स्थित होती है। ये आपकी जो श्वास नली आती है, इस श्वास नली के पास गले में यहां ये आपकी होती है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के अंदर संख्या में 4 ये आपकी होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि। फिर आप नीचे चलिए, ये आ गया आपका आमाशय। ये आपका यहां आ गया हृदय। इस हृदय के पास एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल तीनों ग्रंथि ब्रेन में है। उसके पश्चात जो थायराइड ग्रंथि है और पैराथायराइड ग्रंथि ये गले में है। फिर आपके नीचे आते हैं, नीचे हार्ट आता है। हार्ट के पास आपकी कौन सी ग्रंथि आती है? थाइमस ग्रंथि। अब आते हैं आमाशय। आमाशय के नीचे आपकी एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? पेनक्रियाज ग्लैंड, जिसका अभी हमने एग्जाम देखा था कि एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है। ये होती है आमाशय के नीचे। आमाशय के पास में आपकी होती है किडनी। दोनों किडनी के ऊपर आपकी ग्रंथि आती है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि फिर उधर के नीचे वाले भाग में आपकी आती है जनन ग्रंथि। लास्ट में जनन ग्रंथि जो नर के अंदर वर्षण होती है, नर में होती है वर्षण और मादा में कौन सी होती है? अंडाशय। मादा में अंडाशय। इन ग्रंथियों का हमें वर्णन करना है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बाद में पीयूष पढ़ेंगे, पीयूष के बाद में पीनियल पढ़ेंगे, पीनियल के बाद में थायराइड, थायराइड के बाद में पैराथायराइड, पैराथायराइड के बाद में थाइमस पढ़ेंगे, थाइमस के बाद में अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल के बाद में
जनन ग्रंथि, जो दो प्रकार की होती है, नर के अंदर उसको वर्षण कहते हैं और मादा के अंदर उसको क्या कहते हैं, अंडाशय। आपको ये आउट डायग्राम जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब देखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ब्रेन में है। हमारे शरीर का कंट्रोल कहाँ होता है, ब्रेन से होता है। कहाँ होता है, ब्रेन से। तो ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि क्या करती है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है। क्योंकि ये ग्रंथि ऊपर है, ब्रेन में है, इसका काम थोड़ा है, लेकिन ये अपना काम किसको देती है, पीयूष ग्रंथि को देती है। किसको देती है, पीयूष ग्रंथि को। स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो क्या काम करती है, कितने प्रकार के हार्मोन छोड़ती है, ये बातें पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस पढ़ते हैं। चलो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दो तीन बात ध्यान रखनी है इसकी, ज्यादा बातें इसकी ध्यान नहीं रखनी है, दो तीन ध्यान रखनी है। कि पहली बात, ये दो प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण करती है। दो प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है। कौन कौन से, रिलीजिंग हार्मोन, मोचक हार्मोन, और दूसरा होता है निरोधी हार्मोन। ये दो प्रकार के हार्मोन का ये ग्रंथि संश्लेषण करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो ब्रेन में स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। मस्तिष्क में कौन से भाग में, अग्र मस्तिष्क में, जिसको डायंसीफेलोन बोलते हो आप। अग्र मस्तिष्क का आधार भाग बनाती है ये ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के अंदर अग्र मस्तिष्क, जिसको डायंसीफेलोन बोलते हैं, उसका आधार भाग बनाती है। काम क्या करती है, देखना इधर, अग्र मस्तिष्क का आधार भाग बनाती है। इसके अंदर कुछ तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है। तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है। इट इज कॉल्ड नाभिक या न्यूक्लियाई। इंपॉर्टेंट बात है ये कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है, जिन्हें नाभिक कहते हैं। ये तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाइपोथैलेमस के अंदर तंत्रिका स्रावी सेल्स होती हैं जो नाभिक कहलाती हैं, और ये तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये हार्मोन कहाँ पहुंचता है, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचता है। पीयूष ग्रंथि के कार्यों का क्या करता है, ये नियमन करता है। ये इतनी सी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है ये। कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो अग्र मस्तिष्क का आधार बनाती है, डायंसीफेलोन का आधार भाग बनाती है। इसके अंदर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें नाभ भी कहते हैं। ये तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है वो हार्मोन का स्रावण करती है। वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर पहुंचकर उसके कार्यों का क्या करता है, नियमन करता है। ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के हार्मोन कौन कौन से, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। तो हाइपोथैलेमस ने अपना काम किसको दिया, पीयूष ग्रंथि को। मेन अपनी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन स्रावित करती है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, उसके कार्यों का नियमन करता है। तो अपनी जो मेन ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें आपको हाइपोथैलेमस में तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली, अग्र मस्तिष्क का आधार भाग बनाती है। दूसरी, इसके अंदर तंत्रिका स्रावी सेल्स होती है जिन्हें नाभिक कहते हैं। ये तंत्रिका स्रावी सेल्स जो हार्मोन का स्रावण करती है वो हार्मोन पीयूष ग्रंथि तक पहुंचकर उसके कार्यों क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब हमें बात करनी है पीयूष ग्रंथि। इसके बारे में क्वेश्चन आता है, बस शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कौन से हार्मोन का, कितने प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण करती है। तो हार्मोन कितने प्रकार के, दो प्रकार के हार्मोन का संश्लेषण करती है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। हम देखते हैं हम कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये पीयूष ग्रंथि। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। दो जो चीज आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रॉब्लम वहां लिख सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा।
कोई भी अगर आपकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम है टॉपिक के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट टाइप कीजिए कि मेरे को यहाँ इस चीज में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए। तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स के अंदर या अगली जो भी अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट अपनी आती है पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, आराम से देखना, इसको पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं, इसकी कोई नॉर्मल बातें हैं वो देखते हैं। स्थिति क्या होती है, कहां होती है ये? पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में अधर सतह पर, अधर सतह पर ब्रेन में एक अस्थि होती है जिसका नाम है स्पिनोइड। स्पिनोइड अस्थि के सेला टर्सेला नामक गड्ढे में, सेला टर्सेला नामक गड्ढे में स्थित होती है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में अधर सतह पर स्पिनोइड अस्थि। आपकी जो खोपड़ी होती है उसके अंदर 9 प्रकार की अस्थियां, 8 प्रकार की अस्थियां होती है, उसमें से एक अस्थि होती है स्पिनोइड अस्थि। उस स्पिनोइड अस्थि में एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को बोलते हैं सेला टर्सेला। उस सेला टर्सेला गड्ढे में आपकी कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि स्थिति होती है। दूसरी बात, इसका वजन कितना होता है? बहुत छोटी होती है, 0.5 ग्राम की, मतलब आधे ग्राम की होती है ये, 0.5 ग्राम की। नेक्स्ट, आकार कैसा होता है इसका? आकार, आकार होता है इसका पीक के आकार का, मटर के दाने के आकार का, मटर के दाने का आकार। उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक ग्रंथि की आपको उत्पत्ति जरूर ध्यान रखने की। उत्पत्ति 3 प्रकार से होती है, या तो वो एंडोडर्मल होगी, या एक्टोडर्मल, या कौन सी होती है? मीजोडर्मल। अब आप ये 3 शब्द यूज करोगे, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। ये होते क्या है? अपने शरीर के समस्त अंगों की उत्पत्ति इन 3 चरणों में होती है, या तो एक्टोडर्मल है, या एंडोडर्मल है, या मीजोडर्मल है। ये चीजें आपको आपकी जो भ्रूणिकी चैप्टर आएगा एम्ब्रियोलॉजी, उसके अंदर आपको ये 3 चीजों का अध्ययन होगा कि ये होते क्या है, एक्टोडर्मल क्या होते हैं, एंडोडर्मल क्या होते हैं और मीजोडर्मल क्या होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। ये 4 चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है। सामान्य बातें हैं पीयूष ग्रंथि की कि पीयूष ग्रंथि कहां होती है? मस्तिष्क में अधर सतह पर बीच में एक अस्थि होती है, बोन होती है स्पिनोइड। उस स्पिनोइड अस्थि के अंदर एक बीच में गड्ढा होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सेला। उस सेला टर्सेला में एक पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। इसका वजन होता है आधे ग्राम का, 0.5 ग्राम का। आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है मटर के दाने के आकार का। और इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? इसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्मल। और इसकी संख्या अगर आप ध्यान रखो तो ये संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। ये इसकी जनरल बातें हैं पीयूष ग्रंथि की। अब 2 चीजें हैं, नोट लगाकर आप लिख सको। तो पहली ग्रंथि कि इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। एक नाम और इसका, बैंड मास्टर, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा पार्टी, बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा पार्टी। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसे बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी कहते हैं। अब ये बात करती है हार्मोन्स। ये हार्मोन कौन कौन से छोड़ती है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप जो अपना चैनल है सत्यम पब्लिक स्कूल, उसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको सब्सक्राइब कीजिए।